हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मुकेश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी सेंटर पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो मॉडल सेट जैक के द्वारा जारी किया गया सेट 1 क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट का है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक को कंप्लीट कर रखा है। यदि आप उस प्रीवियस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हूबहू जैसा कि आप बोर्ड पे नोट्स देख पा रहे हैं, यदि आप उस नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जाकर जुड़ जाएं तो आपको ऐसा नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो सेक्शन सी का है। कौन सा सेक्शन का है? सी का है। और यहाँ से हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन है 15 से लेकर के 19 तक है, यानी कि टोटल प्रश्नों की संख्या जो है वो यहाँ पर कितना है? 5 है, लेकिन आपको इसका केवल 3 का उत्तर लिखना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दिया जा रहा है कि 5 क्वेश्चन में से आपको केवल 3 का ही उत्तर लिखना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को स्टार्ट करते हैं, इसके बाद आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित करें, और उसके बाद बोल रहा है कि एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधकों जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 है को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। सबसे पहले इसमें पूछा जा रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। तो आप देख पा रहे हैं जैसा कि आंसर पर मैंने लिखा है कि जब पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर, जब पहला प्रतिरोध, यहाँ पर पहला प्रतिरोध को हमने R1 से रिप्रेजेंट कर रखा है, दूसरा प्रतिरोध है उसको हमने R2 से रिप्रेजेंट कर रखा है का पहला छोर से। तो पहला छोर, दूसरा प्रतिरोध का जो पहला छोर होगा वो यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है तथा दूसरे का दूसरा छोर, यानी कि दूसरा प्रतिरोध का ये रहा हमारा दूसरा छोर। जब ये पहला छोर होगा दूसरा प्रतिरोध का तब ये क्या हो जाएगा? हमारा दूसरा छोर हो जाएगा। और तीसरे के पहले छोर से, और यहाँ ये रहा हमारा तीसरा प्रतिरोध का क्या बोल रहा है? पहले छोर से जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से पॉज करके या फिर स्लो मोशन में करके इसको दोबारा देख सकते हैं, आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग ने मान रखा है कि 3 प्रतिरोध है, जैसा कि R1, R2, R3, ठीक है। 3 प्रतिरोध को जिसको हमने क्या किया है? श्रेणी क्रम में जोड़ा है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन में अगर 3 प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो वो कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है? वो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। और इसके बीच का जो विभवांतर है, यानी कि पहले प्रतिरोध के बीच का जो विभवांतर है उसको हमने V1, और दूसरे प्रतिरोध का जो बीच का विभवांतर है उसको V2, और तीसरे प्रतिरोध का जो विभवांतर है उसको हमने V3 मान रखा है। और इनमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो टोटल धारा क्या है? I है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यानी कि ओम के नियम से हमें पता है कि V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि V जो हमारा यानी कि वोल्टेज है, यानी कि विभवांतर जो है वो 3 है। तो इसलिए हमने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल V1 को V1 माने हैं। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? IR1। जैसा कि आप देख रहे हैं कि V1 बराबर क्या हो जाएगा? IR1। और V2 बराबर क्या हो जाएगा? IR2, उसको हमने इक्वेशन 2 के रूप में मान रखा है। और V3 बराबर हो जाएगा IR3, जो इक्वेशन 3 के रूप में हमने मान रखा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे जैसे बढ़े तो उसमें हमने किया है क्या? ध्यान दीजिएगा कि समीकरण 1, समीकरण 2 एवं समीकरण 3 को जोड़ने पर, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने 1, 2 और 3 को मान रखे हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले ऐड करते हैं। तो हमारा जो समीकरण 1 है, यानी कि LHS के साइड V1 है, V2 है और V3 है, जब तीनों को ऐड किए तो RHS के साइड भी IR1, ये IR2 और ये IR3। तो हमने इस V1, V2 और V3 को, यानी कि जो विभवांतर R1 के बीच का है V1, R2 के बीच का है V2 और R3 के बीच है वो V3 है, ये तीनों को हमने क्या माना है? टोटल एक विभवांतर मान के रखा है, यानी कि V के रूप में माना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, यहाँ इस तीनों में क्या कॉमन है? I कॉमन है। तो इस तीनों से हमने I को कॉमन ले लिया, तो अंदर में क्या बचा? R1 प्लस R2 प्लस R3 बचा, यानी कि V बराबर जो हमारा इक्वेशन निकला वो क्या हो गया? I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी को हमने क्या माना है? इक्वेशन 4, यानी कि समीकरण 4 हमने मान कर रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही बढ़ रहे हैं उसमें लिखा है कि यदि A और B
जी हाँ दोस्तों, ए और बी, यहाँ पर फिगर ध्यान दीजिएगा, ए और बी के सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो हमने कितना मान के रखा है, भी मान के रखा है। और इसमें जो टोटल धारा है वो क्या है, आई प्रवाहित हो रही है। तो एक बार अगेन फिर से ओम के नियम से, यानी कि ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। इसको हमने 5 माना है। अब समीकरण 4 एवं 5 से, तो समीकरण 4 जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्या है, V बराबर आई R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको हमने समीकरण 4 माना है। और जो समीकरण 5 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, V बराबर आई आर हो जाएगा। तो समीकरण 4 एवं 5 से, यानी कि इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 से, तो हम लोग देखे हैं कि V बराबर क्या हो जाएगा, इस V के स्थान पर हम लोग ओम के नियम से, यानी कि ये जो V है हमारा, इस हाथ लेफ्ट हैंड की तरफ देखिएगा, इस V के जगह पर हमने क्या रख दिया, समीकरण 4-5 से इसके जगह पर हम लोग क्या आई आर रख सकते हैं। इस समीकरण 4 में जो है वो समीकरण 5 का वैल्यू पुट करने पर इस स्थान पर हम लोग आई आर रख दिए। और जैसा कि पहले से था, क्या था, आई R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए यहाँ से हमने आई को आई से कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा, सिंपली R बराबर क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। S4 आगे भी हो सकता है, अगर 4 प्रतिरोध है तो R4, 5 है तो R5, ऐसे करके आप बढ़ सकते हैं। बशर्ते इस सीरीज में 3 प्रतिरोध जोड़कर हमने रखा था तो उसको R3 तक ही कंप्लीट किया। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है आपको डिटेल से समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। उसमें पूछा जा रहा है कि दिए गए परिपथ आरेख में, ये जो हमारा परिपथ है उसका आरेख है, इसमें आप देख रहे हैं कि 3 प्रतिरोध को किस में जोड़ा गया है, समांतर या पार्श्व क्रम में, जिसमें पहला प्रतिरोध को R1, दूसरा को R2 और तीसरा को R3 मान रखा है। और तीनों प्रतिरोध के बीच में एक बैटरी जुड़ा है जो कितना वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रतिरोधकों R1, R2 एवं R3 के मान क्रमशः, यानी कि जो वैल्यू है वो कितना है, 5 ओम है, 10 ओम है और 30 ओम है, तथा इन्हें 12 वोल्ट बैटरी से संयोजित किया जाता है। तो पहला नंबर पूछ रहा है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध, यानी कि कुल प्रतिरोध कहने का मतलब है कि रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि कुल प्रतिरोध हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो देख पा रहे हैं दिया हुआ है हमारा कि R1 जो है वो 5 ओम है, R2 है 10 ओम है, R3 है कितना, 30 ओम है। तो तीनों प्रतिरोध को हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर किस क्रम में जोड़ा गया है, समांतर या पार्श्व क्रम में। और जब तीनों प्रतिरोधकों को समांतर या पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, कुल प्रतिरोधक का R1 1/R1 इक्वल टू क्या, 1/R इक्वल टू जो होता है 1/R1 प्लस 1/R3 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पर हमने R1 जो क्वेश्चन में दे के रखा है कितना, 5 ओम, तो इसके स्थान पर, यानी कि R1 के स्थान पर 5 ओम रख पुट किया है, R2 के स्थान पर 10 ओम और R3 के स्थान पर 30 ओम। और जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले 5, 10 और 30 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और ये जो 30 है वो 5 का टेबल में 6 बार में आएगा, और 6 को जैसे ही 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। 10 का टेबल में ये 30 3 बार में आएगा, और 3 को जैसे ही 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और 30 का टेबल जो है वो 1 टाइम्स आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि R1, R2, R3 यानी कि 6, 3, 9 और 1 10, टोटल कितना हो गया, 10, और हमारा अपॉन में है वो 30 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 1/R इक्वल टू क्या आ गया, 10/30। ठीक है, इसको जैसे ही हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, क्या करवाया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमें निकल कर आया, इस 10 को R से मल्टीप्लाई किए तो 10R निकला, और ये बराबर में क्या हो गया, 1 को 30 से मल्टीप्लाई किए तो 30 हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि R इक्वल टू 30/10, यानी कि ये जो 10 और R क्या है, एक साथ मल्टीप्लाई में है, और ये इक्वल टू के उस तरफ जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और जैसे ही हमने 30 को 10 से डिवाइड दिया तो हमारे आंसर के रूप में आ गया 3 ओम। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, यानी कि इस सर्किट में टोटल कितना इलेक्ट्रिक प्रवाहित हो रहा है, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, V/R। I बराबर क्या होता है, V/R। और क्वेश्चन में दे के रखा है V का वैल्यू, जो तीनों प्रतिरोध है उसके बीच का जो विभवांतर है कितना है, 12 वोल्ट।
तो भी के स्थान पर हमने 12 रखा और अभी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं कि जो तीनों प्रतिरोध के बीच का जो रेजिस्टेंस है यानी कि प्रतिरोध है वो कितना हुआ 3 ओम। तो 12 को 3 से डिवाइड किए तो 4 एम्पियर हुआ। एम्पियर इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग को पूछ रहा है करंट यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक करंट को निकालने बोल रहा है, यानी विद्युत धारा को निकालने बोल रहा है, और उसका जो यूनिट होता है वो एम्पियर में हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है जो सी है। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा परिकलित कीजिए, यानी कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 3 प्रतिरोध है, क्या है R1, R2 और R3 के बीच में जो क्या क्या यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उसको निकालना है। तो सबसे पहले R1 से प्रवाहित विद्युत धारा क्या हो रहा है, R1 से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उसको हमने I1 के रूप में लिया, और ये जो I1 होता है वो V/R1, क्योंकि I1 है तो इसलिए R1 को अलग से रिप्रेजेंट किए हैं। तो V का वैल्यू हम लोग के पास पहले से क्वेश्चन में दे के रखा है 12 वोल्ट, और R1 भी हमारे पास क्वेश्चन में दे के रखा है कितना, हम लोग यहाँ मेंशन किए हैं 5 ओम। तो 12 को 5 से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा 2.4 एम्पियर। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और R2 यानी कि हम लोग तीनों प्रतिरोध से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है वो पूछ रहा है, तो R1 को हम लोग इस तरह से निकालेंगे। उसी प्रकार R2 से प्रवाहित विद्युत धारा यानी कि I2 V बराबर R2, V का मान कितना है क्वेश्चन में 12 वोल्ट, और R2 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं 10 ओम। तो 12 को जब 10 से डिवाइड देंगे तो 1.2 एम्पियर आएगा, क्यों विद्युत धारा निकाल रहे हैं इसलिए। और R3 से प्रवाहित विद्युत धारा यानी कि इस रेजिस्टेंस से कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उसको हमने I3 माना है, और ये V/R3 के रूप में होगा। और V का वैल्यू फिर से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में दे के रखा 12 वोल्ट, और R3 का वैल्यू है वो भी क्वेश्चन में दे के रखा कितना 30 ओम। तो जैसे ही हम लोग इसको किए 12 को 30 से जब डिवाइड दिए तो क्या आ गया 0.4 एम्पियर। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को स्टार्ट करते हैं। और ये 17 जो क्वेश्चन नंबर है उसमें बोला जा रहा है कि रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करें। जैसा कि आपको पहले से पता होगा ये चैप्टर 3 धातु और अधातु चैप्टर से है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है के एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जरूर पेपर में वो बहुत छपा मिलेगा। तो बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको 100% सब कुछ समझ में आएगा। जैसा कि इसमें हमने एक तरफ धातु और दूसरी तरफ अधातु को लिख रखा है। तो जो पहला अंतर है, मुख्य रूप से जो पहला अंतर है धातु में बताया जा रहा है कि धातु के परमाणु क्या होते हैं, धनायन बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, धातु का जो परमाणु होता है वो क्या होता है, धनायन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने K+, Na+, Ca2+, Fe3+, ये आपको ये यहाँ पर प्लस आ रहा है, यहाँ पर 2+ आ रहा है, यहाँ पर 3+ आ रहा, क्यों आ रहा, तो आपको ये अगर डिटेल से जानना है तो हमने प्लेलिस्ट में धातु अधातु चैप्टर को पढ़ा रखा है। यहाँ पर एक बार प्लस आ रहा है, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 3 बार, ऐसा क्यों हो रहा है वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो अगला जो इसी में अंतर है कि अधातु के परमाणु ऋणायन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, धातु का जो परमाणु होता है वो धनायन होते हैं, और अधातु के जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्लोरीन माइनस, H2 माइनस, ठीक है, और Br माइनस इत्यादि। और इसमें जो दूसरा प्रमुख अंतर है वो बताया जा रहा है कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। उदाहरण के तौर पे एक हमने धातु लिया है Na, ठीक है, यानी कि सोडियम, और उसका ऑक्साइड को जैसे ही हमने जल के साथ रिएक्शन करवाया तो हमने क्या देखा, एक क्षारीय ऑक्साइड प्राप्त हुआ। और जो अधातु का ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो अधातु हमने एक अधातु लिया CO2, उसको जब जल के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या बना, H2CO3। और जो हमारा तीसरा अंतर है उसमें बताया जा रहा है कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया कर संगत लवण एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई धातु को किसके साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या हमें मिलता है, प्रोडक्ट के तौर पे हमें संगत लवण और हाइड्रोजन गैस मिलती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक सोडियम को लिया जो एक धातु है, और एक HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लिया। जैसे इन दोनों के बीच हमने रिएक्शन करवाई, अभिक्रिया करवाया, तो हमें संगत लवण के तौर पे Na और Cl निकल कर आया, यानी कि NaCl जो साधारण नमक, और हाइड्रोजन गैस। ये एरो मार्क ऊपर की ओर रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता होगा कि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो हल्की होती है, इस कारण से क्या हो जाता है, ये ऊपर उठ जाता है।
जिसकी वजह से एरो मार्क ऊपर की ओर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है, संगत लवण और हाइड्रोजन गैस। उसी प्रकार हमारा जो अधातु होती है वो अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है। तो तीसरा अंतर आपको अभी तक याद हो चुका होगा। चलिए अब चौथा अंतर की तरफ बढ़ते हैं, और चौथा अंतर है हमारा कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है। जी हाँ दोस्तों, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक धातु लिया जो मैग्नीशियम है और उसको हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाया, तो हमें प्रोडक्ट के रूप में यानी कि रिजल्ट के तौर पे हमें 2MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनाया, धातु ऑक्साइड बनाता है। और जो अधातु होती है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। ये धातु ऑक्साइड बनाती है और ये ऑक्साइड बनाती है। उदाहरण के तौर पे सल्फर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं तो सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। और जो हमारा पांचवा और लास्ट जो अंतर है वो कुछ इस प्रकार से है कि धातु अकारक होती है और इसके अपोजिट अधातु क्या होती है, ऑक्सीकारक होती है। अकारक और ऑक्सीकारक के बारे में आपको जानना है तो आप प्लेलिस्ट में हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसको डिटेल में जाकर देख सकते हैं। वहां आपको पूरे डिटेल से मैंने समझा रखा। तो यहाँ पर आपका 5 अंतर कंप्लीट होता है। तो जो 5 अंतर है आपको 5 अंतर ही लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का है, इसलिए आपको टोटल 5 अंतर लिखना है। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं, और हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है कि पोषी स्तर क्या है, एक आहार से श्रृंखला का उदाहरण दें तथा इनमें विभिन्न पोषी स्तर बनाइए। तो सबसे पहले पोषी स्तर को परिभाषित करते हैं। तो इस परिभाषा पोषी स्तर की परिभाषा के अनुसार किसी खाद्य श्रृंखला में विभिन्न चरणों या स्तरों को क्या कहा जाता है, पोषी स्तर कहा जाता है। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। खाद्य श्रृंखला का उदाहरण, जैसे कि एक सबसे पहला हमने घास को लिया, घास को कौन खाएगा, हिरन, और हिरन को कौन खाएगा, शेर। ठीक है, तो इस खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर निम्नांकित हैं। तो प्रथम पोषी स्तर क्या है, घास है, ठीक है, और यह उत्पादक है। प्रथम पोषी स्तर को उत्पादक भी कहा जाता है। साथ ही साथ जो द्वितीय पोषी स्तर क्या है, हिरन है, और यह प्रथम उपभोक्ता है, यानी कि घास को ये खा रहा तो ये क्या है, प्रथम उपभोक्ता है। ठीक है, इसे शाकाहारी भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो कंप्लीट होता है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि इस सेट का अंतिम क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो इस सेट का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है, ये का और खा के रूप में, यानी कि 19 का में पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं क्या, प्रभावी लक्षण। ठीक है, और इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी एवं अप्रभावी होते हैं। मेंडल ने एक मटर के पौधे पर, आपको पता होगा यदि आपने पढ़ा है इस चैप्टर को, आनुवंशिकता को अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मेंडल ने मटर के पौधे पर एक प्रयोग किया था। ठीक है, तो उससे कैसे पता चला कि ये लक्षण क्या है, प्रभावी अथवा अप्रभावी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का पौधा लिया, जिसमें उसने लंबा एवं बौना लक्षण लिए जो प्रथम पीढ़ी के जीवधारियों में उपस्थित होते हैं। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले मटर का पौधा लिया, ठीक है, जिसमें उसने लंबा और बौना लक्षण लिए जो प्रथम पीढ़ी के जीवधारियों में क्या था, उपस्थित था। परंतु उसी पीढ़ी के जंतु सभी लंबे थे। जैसा कि आप देखें कि जो लंबा और बौना लिया, लेकिन उसी पीढ़ी का जो जंतु था वो क्या निकला, सभी लंबा हो गया। ठीक है, उस श्रेणी की संतति लंबे तथा बौने दोनों लक्षण दिखाई नहीं देते। ठीक है, लेकिन प्रथम पीढ़ी F1 की संतति आगे यहाँ है में उपस्थित लक्षण द्वितीय F2 की संतति में परस्पर अलग अलग हो जाते हैं। साथ ही साथ परंतु द्वितीय संतति में 25% क्या था, शुद्ध बौने, और 52% क्या थे, लंबे थे। यानी कि 25% जो थे वो शुद्ध बौने थे और 52% जो थे वो क्या थे, लंबे थे। ठीक है, परंतु उसमें लंबे तथा बौने लक्षण उपस्थित थे, परंतु उसमें जो क्या था, लंबा और बौना लक्षण उपस्थित था, तथा 25% जो था वो शुद्ध बौने थे, अर्थात F2 संतति में लंबे तथा बौनेपन की क्या थी, प्रतिशतता जो था 1:2:1 में पाया गया। तो इससे सिद्ध होता है कि जो मेंडल का प्रयोग था वो क्या था, मेंडल के प्रयोग का जो लक्षण था वो प्रभावी अर्थात
प्रभावी और अप्रभावी है। तो हमारा यहाँ पर मॉडल सेट 1 साइंस का क्लास 10 का कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।